सूट में कई लोगों ने राज्यवर्धन को प्यार भरे स्वर में बधाई दी, जबकि मल्लाह जहाज पर बक्से ले जा रहे थे। उन्होंने अपने कई नौकरों को उन बैरलों को ले जाने में मदद करने के लिए भेजा जिनमें पीने का पानी था। कुछ लोग हाथ हिलाते हुए अलग अलग बोलियों में चिल्ला रहे थे। वो जो कुछ भी कह रहे थे, अभिमन्यु उनमें से एक भी शब्द नहीं समझ पा रहा था। जहाजों के पास पुल पर लगभग 40 लोग खड़े थे। वहां काफी ज्यादा भीड़ थी। अभिमन्यु सड़क के किनारे से गुजरने वाली गाड़ियों और पैदल चलने वाले लोगों को देख रहा था। वो यहां से शोर सुन सकता था। हालांकि वो उनकी भाषा जरा भी नहीं समझ पा रहा था, लेकिन फिर भी उसे यहां कर काफी खुशी महसूस हो रही थी। अलग अलग तरह के कपड़े पहने करीब 10 लोग जहाज पर गए। अभिमन्यु अपने आसपास की एनर्जी पार्टिकल्स को समझ सकता था। उनमें से कुछ की उम्र 30 साल रही होगी और कुछ सफेद गंदे बालों वाले बूढ़े भी थे। राजवर्धन ने निर्देशों का पालन करने के बाद ग्रुप ने बोर्डिंग शुरू कर दी। अभिमन्यु ने उन पर एक नजर डाली और देखा कि कोई जान पहचान का है क्या। काली पोनीटेल वाली एक सुंदर लड़की उसे घूर रही थी। उसने काले रंग के स्पोर्ट्समैन का सूट पहना हुआ था। ये लड़की थोड़ी उलझन में लग रही थी। तुम क्या देख रही हो जीवा? एक अधेड़ उम्र की महिला ने जीवा की पीठ को आगे की ओर धकेल दिया। उस मास्टर जादूगर को मत देखो, वो फुसफुसाते हुए बोली। लड़की ने तुरंत अपना सर घुमाया और जहाज की छत पर दूसरे लोगों को देखने लगी। अभिमन्यु पहले से ही जानता था कि वो कौन थी। ये जीवा थी, जिस लड़की से वो काल चक्र विद्यापीठ जाते समय मिला था। उनकी प्रतिभा का लेवल समान था। ऐसा लग रहा था कि वो लड़की रैंक हासिल करने में असफल हो गई थी और उसे अपने परिवार के पास वापस जाना पड़ रहा था। इस ग्रुप के बीच सबसे मजबूत जादूगर स्टूडेंट का रैंक केवल 2 था। अभिमन्यु को पता था कि वो कितना मजबूत है। उसे यह बात भी समझ में आ गई कि जीवा कई सालों की स्टडी के बाद भी केवल रैंक 1 पर अटकी रही। उसने सिर्फ एक ही चीज सीखी थी उतने दिनों में, और वो थी एनर्जी पार्टिकल्स की संख्या को कंट्रोल करना। उस जगह पर बहुत भीड़ थी, इसलिए अभिमन्यु ने बाद में जीवा से बात करने का फैसला किया। वो जानना चाहता था कि आखिर दूसरे लोग कैसा कर रहे हैं। मल्लाहों ने 2 घंटे के भीतर कंटेनरों को लोड करना समाप्त कर दिया। फ्यूचर नाम के इस जहाज ने चांदनी के नीचे बंदरगाह छोड़ दी और अगली बंदरगाह की यात्रा शुरू कर दी। दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन है? अभिमन्यु ने अपने हाथ में पंख की जो कलम पकड़ी थी उसे नीचे रख दिया और दरवाजे का जवाब देने के लिए पहले तेल के दीपक को कागज पर रख दिया। मैं हूं। दरवाजे के बाहर से एक भरी हुई आवाज सुनाई दी। अभिमन्यु को बहुत गुस्सा आया। वो फिलहाल कुछ मंत्रों के बारे में योजना बनाने की कोशिश कर रहा था। उसने सोचा, ये इस वक्त कौन आ गया रात के 2 बजे? जब भी वो कोई योजना बना रहा होता था और अगर कोई उसे परेशान करता था तो उसे बहुत गुस्सा आता था। अंदर आ जाओ, अभिमन्यु ने कहा। उसने दरवाजे की ओर इशारा किया। उसकी उंगली की नोक से हरी बत्ती की एक रोशनी निकली और दरवाजा खुल गया। जैसे ही वो भूरे रंग का दरवाजा खुला, कमरे में एक सुखदायक हवा चलने लगी। भूरे रंग का कपड़ा पहना एक इंसान अंदर चला रहा था। उसने दरवाजा बंद कर दिया। अच्छा, तो ये तुम हो? ये कहते हुए अभिमन्यु थोड़ा हैरान हुआ। हाँ, मैं हूं जीवा। मुझे यकीन नहीं था कि तुम अभी भी मुझे पहचान लोगे। जीवा ने अपना चोगा उतार दिया। इतनी रात हो चुकी है, तुम यहां क्यों आई हो? मैं कल तुमसे बात करना चाहता था। अभिमन्यु ने अपने माथे को रगड़ा। वो थोड़ा थका हुआ लग रहा था। जीवा ने अचानक घुटने टेक दिए और अपना सर फर्श पर पटक दिया। प्लीज, हम एक ही जहाज पर थे मास्टर अभिमन्यु, मुझे अपना नौकर बना लो। उसने अभी तक सिर नहीं उठाया। अभिमन्यु को यकीन नहीं था कि वो ऐसा क्यों बोल रही है। अभिमन्यु उसके चेहरे के भाव नहीं देख पा रहा था, लेकिन वो सुन रहा था कि उसकी आवाज कांप रही है। क्या तुम सच में मेरी नौकर बनना चाहती हो? अभिमन्यु ने आश्चर्य से पूछा। हाँ मास्टर अभिमन्यु। जीवा ने अपना सर ऊपर किया और अभिमन्यु को देखने लगी।
अभिमन्यु उसकी आंखों में दर्द भरी भावनाओं को महसूस कर सकता था। मैंने 6 रिंग हाई टावर में 4 साल बिताए हैं। मैं पहले से ही 20 साल की हूं। मेरे लिए अब सामान्य जादूगर बनना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं अपने गृहनगर में एक शूरवीर के रूप में सेवा करने की योजना बना रही हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुमसे यहां मिल पाऊंगी। तुम पहले से ही एक जादूगर बन चुके हो। बधाई हो। जीवा ने कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अभिमन्यु से कैसे बात करनी चाहिए। उसने जीवन एनर्जी बीज लेने का मौका छोड़ते हुए एक जादूगर स्टूडेंट बनना चुना था। उसने हार मान ली क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ सकी। हालांकि ये लड़की बिना बीज के एक टॉप लेवल शूरवीर भी नहीं बन पाती। अभिमन्यु की प्रतिभा का लेवल 3 था, लेकिन उसने सिर्फ 4 साल की पढ़ाई के बाद उस सीमा को तोड़ दिया। जीवा ने उसकी प्रशंसा तो की, लेकिन साथ ही वो उससे जल भी रही थी। जब वे पहली बार मिले थे तो जीवा ने अभिमन्यु के साथ बहस की थी, लेकिन आज वो उससे भीख मांग रही है कि वो उसे नौकर के तौर पर स्वीकार कर ले। इस सच को जानकर उसे बहुत शर्म भी आ रही थी। उसका चेहरा घबराया हुआ सा लग रहा था। वो जानना चाहती थी कि आखिर अभिमन्यु इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ गया, क्योंकि ये उसकी आखिरी उम्मीद थी। अगर जीवा को पता चल गया कि अभिमन्यु आगे कैसे बढ़ा है, तो शायद वो तरीका अपनाकर वो भी आगे बढ़ सकती थी। आज जीवा अभिमन्यु के सामने झुकी हुई थी। उसे अपनी गरिमा को पीछे छोड़ना पड़ा। जीवा, पहले तो तुम उठ जाओ। अभिमन्यु ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला। जीवा उठ खड़ी हुई। उसने आज तलवारबाज वाला सूट नहीं पहना हुआ था। उसने अपने शरीर पर एक तंग चमड़े का कवच पहना हुआ था, जो उसके कोमल शरीर पर बहुत अच्छा लग रहा था। जीवा की छोटी काली स्कर्ट मुश्किल से उसकी जांघों को ढक रही थी, और रेशमी स्टॉकिंग्स ने उसके पैरों को और भी खूबसूरत बना दिया था। जीवा, क्या तुम अपने इस तरह के कपड़ों से मुझे बहकाने की कोशिश कर रही हो? अभिमन्यु ने उसकी ओर कोमलता से देखा। जीवा ने अपना सर नीचे कर लिया। उसने अभिमन्यु के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन थोड़ा हाँ में सिर जरूर हिलाया। अभिमन्यु जानता था कि अगर वो उसे अंदर ले गया तो आज रात वो उसकी हर बात पूरी करेगी। अभिमन्यु ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुर्सी पर बैठकर कुछ सोचने लगा। कमरा बिल्कुल खामोश था। बाहर समुद्र की लहरों ने शोर मचाया हुआ था। जीवा, जो पास में ही खड़ी थी, इस बात का इंतजार कर रही थी कि कब अभिमन्यु उससे कुछ बोले। उसने घबरा कर अभिमन्यु को देखा, जो पता नहीं कब से उसे ताड़ रहा था। जीवा, पहले यह बताओ कि रुद्रा कैसा है? तुम भी तो उसके साथ जहाज से उतरी थी, है ना? मुझे याद है कि शायद वो सफेद महामहिम महल में गया था। अभिमन्यु ने अचानक सवाल किया, क्योंकि उसने देख लिया था कि जीवा ने उसे देख लिया है खुद को देखते हुए, और वो इस बात से थोड़ा शर्मा गया था। हाँ, लेकिन मैंने उससे बहुत दिनों से बात नहीं की है, जीवा ने तुरंत जवाब दिया। लेकिन मैंने सुना है कि वो जादूगर स्टूडेंट्स की एक टीम के साथ शायद सीमा पर गया था। क्या यह बात सच है? जवाब में अभिमन्यु ने फिर से सवाल किया। उसने आंखें खोली और बिना किसी भाव के जीवा की ओर देखा। जीवा, मुझे माफ करो, लेकिन मैं तुम्हें नौकर नहीं बना सकता, अभिमन्यु ने धीमे स्वर में उत्तर दिया। अपनी बात खत्म करने के बाद अभिमन्यु ने जीवा की आंखों में बदलाव देखा, जो अब निराशा से भर गई थी। उसका घबराया हुआ चेहरा सेकंड में पीला पड़ गया। क्या यही तुम्हारा आखिरी जवाब है? जीवा आंखों में आंसू लिए खड़ी थी और उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी ये हालत देखकर एक पल के लिए अभिमन्यु को उस पर तरस आया और उसने कहा, प्लीज जीवा, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे समझने की कोशिश करो। अभिमन्यु ने कुछ सोचते हुए फिर से बोला, अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो तुम्हारे टैलेंट का लेवल बहुत कम है, इसलिए अगर मैं तुम्हें अपनी सेविका के रूप में रखता हूं तो ये मेरी जिम्मेदारी होगी कि मैं अपने पास मौजूद सभी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके तुम्हें सारी चीजें सिखाऊं। मैं सिर्फ एक सामान्य जादूगर बन पाया और मेरे पास सिर्फ उसी का ज्ञान है,
तुम्हें सिखाने के लिए बहुत खाली समय चाहिए होगा मुझे, और तुम्हारे रैंक को बढ़ाने के लिए तुम्हें एक लंबा समय और बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मुझे माफ करो। अभिमन्यु का साफ इनकार सुनकर जीवा का चेहरा और भी पीला पड़ गया। तुम्हें मेरा शरीर अच्छा नहीं लगा क्या? तुम मुझसे जो चाहो करवा सकते हो, सच में जो चाहो। ये कहते हुए जीवा की आंखों में आंसू थे और वो अभिमन्यु को मनाने की पूरी कोशिश कर रही थी। तुम ही मेरे आखिरी उम्मीद हो अभिमन्यु, मेरा परिवार, मेरे पिता। ये कहते हुए अचानक जीवा जोर जोर से रोने लगी। ये तो उसे भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो कितने बेतुके शब्द बोले जा रही थी। अभिमन्यु ने बिना कुछ कहे जीवा की तरफ देखा। वो अब उसके शांत होने का इंतजार करने लगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पिता एक सामान्य जादूगर हैं, क्यों है ना? तुम्हारे अंदर तो उनका ही खून है, लेकिन तुम्हारी प्रतिभा के लेवल को क्या हुआ? वो इतना कम क्यों रह गया? फिर से पूछने पर इस बार अभिमन्यु के भाव थोड़े गुस्से वाले थे। मुझे नहीं पता अभिमन्यु, मुझे नहीं पता, जीवा ने रोते हुए बेपरवाही से कहा। अभिमन्यु को कुछ अचानक से याद आया। उसने पूछा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे माता पिता का शादी से पहले क्या संबंध था? मेरे माँ और मेरे पिताजी कजन सिस्टर हुआ करते थे, जीवा धीरे से बुदबुदाई। अभिमन्यु को लग ही रहा था कि ये एक पारिवारिक विवाह हो सकता है। ये जादूगरों के परिवारों के बीच एक आम रिवाज था। वे चाहते थे कि उनकी वंशावली पवित्र रहे ताकि उनके बच्चे टॉप टैलेंट लेवल के साथ पैदा हो सकें। हालांकि इसकी सफलता की संभावना कम थी। अधिकांश जादूगरों ने भी यही चुना था कि वे अपने रिश्तेदारों के साथ ही संतान पैदा करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से उनके जो बच्चे होते थे उनमें से कुछ ही टॉप लेवल को हासिल कर पाते थे। सच्चाई तो ये थी कि उन बच्चों में से अधिकतर विकलांग पैदा हुआ करते थे और वे तलवार चलाने की ट्रेनिंग भी पूरी नहीं कर पाते थे। जादूगरों की दुनिया में ये रिवाज कभी बदला ही नहीं, क्योंकि अधिकांश बड़े परिवार विवाह के माध्यम से जुड़े हुए थे। जीवा की शायद कई बहनें या भाई होंगे, लेकिन ये केवल एक ही थी जिसे प्रतिभा का उपहार मिला था। जीवा के पिता शायद काफी बदकिस्मत रहे होंगे। जीवा शायद इस समय उसके परिवार की एकमात्र उम्मीद रही होगी, अभिमन्यु ने अपने मन में सोचा। अच्छा जीवा, मुझे एक बात बताओ, फिलहाल तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? अभिमन्यु ने पूछा। जीवा एक सेकंड के लिए झिझक रही थी। वो थोड़ी उदास दिखने लगी इस सवाल को सुनकर। फिर उसने हिम्मत करके जवाब दिया, वो मर चुके हैं। जीवा का सफेद पड़ता चेहरा देखकर अभिमन्यु ने पूछना बंद कर दिया। हो सकता है कि जीवा के परिवार के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ हो, लेकिन अभिमन्यु इन सभी पचड़ों में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने आगे सवाल नहीं किया। जीवा, मुझे यह सुनकर बहुत अफसोस हुआ। हालांकि मैं तुम्हें अंदर तो नहीं ले जा सकता। तुम और मैं फिलहाल सिर्फ दोस्त हैं, यह सच्चाई तो तुम जानती होगी। मेरे पास यहाँ शक्ति की कुछ दवाइयां हैं, ये तुम्हारी दिमागी शक्ति को बढ़ा सकती हैं। अगर तुम्हें वो चाहिए तो बताओ। ये कहकर अभिमन्यु ने अपनी थैली से कांच की एक छोटी ट्यूब निकाली। अंदर का लिक्विड एक संतरे के रस की तरह लग रहा था। ये वो दवाई थी जिसे उसने हाल ही में बड़ी मुश्किल से बनाया था। ये उन लोगों की तुलना में अधिक असरदार थी जो उसने खुद पर इस्तेमाल किए थे। हालांकि ये सामग्री बहुत महंगी थी, क्योंकि इसके लिए अभिमन्यु ने बहुत सारे जादुई पत्थर खर्च किए थे। वो इसे फिलहाल नहीं बेचना चाहता था, लेकिन जीवा की हालत देखकर उसे ऐसा ही करना सही लगा। हालांकि जीवा जानती थी कि यह दवाई कितनी महंगी है। उसकी आंखों में निराशा लंबे समय से चली आ रही थी, लेकिन जैसे ही उसने उस दवाई को देखा, उसे लगा कि दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज उसके सामने हो। उसने अपनी शॉर्ट स्कर्ट पर हाथ रखा और किनारों को धीरे धीरे ऊपर उठाने लगी। जीवा शर्मीली जरूर थी, लेकिन फिलहाल वो अपनी हरकतों से और भी खूबसूरत लग रही थी। अभिमन्यु ने जब उसे ऐसा करते देखा तो वो अचानक बोला, अरे जीवा, इसे ले लो और तुम जा सकती हो। मुझे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। मैं ये तुम्हारे शरीर के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम एक अच्छी लड़की हो। तुम समझ रही हो ना? अभिमन्यु जीवा को ध्यान से देखते हुए बोला। जीवा थोड़ी हैरान हुई। उसने अपना सिर नीचे किया और डेस्क से ट्यूब को पकड़ने से पहले कई मिनट तक वहीं खड़ी रही। दवाई के लिए धन्यवाद। ठीक है, अब मैं जा रही हूं, उसने अटकते हुए कहा। अपना ख्याल रखना और खूब मेहनत करना, ठीक है? अभिमन्यु ने जीवा से कहा और फिर उसने लिखना शुरू कर दिया। जीवा ने पलटकर अपना चोगा उठाया,
फिर उसने दरवाजा खोला और चुपचाप वहां से चली गई। दरवाजा फिर से बंद होने के बाद अभिमन्यु ने उसे रोते हुए सुना। कुछ तेज कदमों के बाद जीवा के वहां से चले जाने का एहसास अभिमन्यु को थोड़ा निश्चिंत कर रहा था। अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए सोचा, चाहे जो भी हो, ये तो सच है कि मैं उसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहता था। उसने आह भरी और फिर से कागज पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगा। समुद्र में एक अकेला नीला जहाज चले जा रहा था। हवा चलने पर 3 सफेद झंडे थोड़ा थोड़ा हिल रहे थे। रेलिंग के पास 8 लोग खड़े थे जो समुद्र को देख रहे थे। मल्लाह अपने रोज के कामों में लगे हुए थे। वे लोग कुछ खंभों की मरम्मत कर रहे थे और एक गंजा आदमी पतवार को कंट्रोल कर रहा था। अभिमन्यु राजवर्धन के साथ अपने काले कपड़े पहने हुए चुपचाप रेलिंग के पास खड़ा हो गया। उन दोनों ने अभी अभी विभिन्न प्रकार के बल क्षेत्रों को तोड़ने के तरीकों पर चर्चा समाप्त की थी। अभिमन्यु अभी भी जीवा के साथ हुई मुलाकात के बारे में सोच रहा था। क्या अभिमन्यु जीवा के लिए कुछ कर पाएगा? क्या अभिमन्यु और जीवा एक दूसरे के करीब आ पाएंगे? आपको मुझ पर एक और एहसान करना होगा, अभिमन्यु ने पलटकर कहा। क्या चाहिए तुम्हें? क्या ये उस लड़की के बारे में है जो कुछ दिन पहले तुम्हारे कमरे में आई थी? तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि उसने ये सब पैसे के लिए किया था। राजवर्धन ने कहकर अपनी आंखें झपकाई और हंसने लगा। अरे नहीं नहीं, मैंने तो उसे छुआ तक नहीं। मैं सोच रहा हूं कि क्या आप ऊना साम्राज्य तक पहुंचने के बाद उसके परिवार की कुछ मदद कर पाएंगे? मुझे पूरी बात तो नहीं पता, लेकिन मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूं। अभिमन्यु ने ईमानदारी से कहा। ठीक है, लेकिन तुम सच में बहुत बोरिंग हो। तुमको इतना अच्छा मौका मिला, तुमने छोड़ कैसे दिया? राजवर्धन ने हंसकर कहा। अभिमन्यु, एक बात कहूं, सच कह रहा हूं, वो सिर्फ एक रैंक वाली जादूगर स्टूडेंट है। तुम तो उसके साथ जो चाहते कर सकते थे। साथ ही वो तो खुद ही तुम्हारे पास आई थी ना। ऊपर से ऐसा भी नहीं है कि तुमने उसे अपने साथ या किसी और के साथ यौन संबंध बनाने के लिए उसे मजबूर किया हो। सच कहूं तो मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया। तुम बस उससे पूछो कि रात में तुम्हारे कमरे में उसको आने की क्या जरूरत थी। और हाँ, अभी तो ये यात्रा बहुत लंबी चलेगी, तुम्हें तो ऐसे कई मौके मिलेंगे। ये कहते हुए राजवर्धन ने अपने दिल पर हाथ रखा और जोर जोर से हंसने लगा। देखो राजवर्धन, मैं एक्सपेरिमेंट करने में समय बिताना पसंद करूंगा, ना कि इन हरकतों में। वैसे तुम सही कह रहे हो, मैं कुछ अजीब तो हूं, अभिमन्यु ने हल्के स्वर में जवाब दिया। वो राजवर्धन के साथ बहस नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि लोगों की राय अलग अलग हो सकती है। ठीक है, मैं तुम पर एक एहसान करूंगा। ऊना साम्राज्य पहुंचने के बाद मैं इसके बारे में अपने दोस्तों से बात करूंगा, राजवर्धन ने कहा। उसने ये महसूस करने के बाद हार मान ली कि अभिमन्यु को इस विषय में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने एक काले रंग की क्रिस्टल पॉकेट घड़ी निकाली और समय देखने लगा। 2 बज गए हैं, मुझे ध्यान करने के लिए जाना है। मैं तुमसे बाद में बात करता हूं, राज्यवर्धन ने चलते हुए बोला। जी जरूर राज्यवर्धन, अभिमन्यु ने जवाब दिया। अभिमन्यु ने मल्लाहों से उसके और जीवा के बारे में अफवाहें सुनी। उसने किसी को यह कहते हुए सुना कि अभिमन्यु ने जीवा को अपनी सेक्स गुलाम बनाने के लिए मजबूर किया है और जीवा हर रात उसके कमरे में जाती है। अभिमन्यु ने क्रू को कुछ भी नहीं समझाने का फैसला किया, क्योंकि इस तरह की अफवाहें जीवा की रक्षा कर सकती थी, क्योंकि अगर उसका किसी जादूगर के साथ संबंध होगा तो लोग उसका सम्मान करेंगे। मौत के हत्यारे जादूगरों से डरते थे, क्योंकि उन्होंने जादूगरों से जुड़ी बहुत सारी खतरनाक कहानियां सुन रखी थीं। आमतौर पर वे किसी जादूगर या उनसे जुड़ी किसी भी चीज से दूर रहना पसंद करते थे। थोड़ी देर बाद जहाज धीरे चलने लगा, क्योंकि मल्लाह जाल से मछली पकड़ रहे थे। 1 2 3 खींचो, 1 2 3 खींचो, और जोर से खींचो, एक बार और, हाँ जोर से। एक बलवान मल्लाह खुशी से चिल्लाया। कई मल्लाह चिल्लाते और हंसते हुए एक साथ जाल खींच रहे थे। मछलियों और झींगों का जाल डेक पर फेंक दिया गया था।
और समुद्र के पानी के साथ बहुत सारी मछलियां वहां फैल गई थीं। अभिमन्यु ने एक चांदी की मछली, चमकीले झींगे और मीट बॉल के आकार के अजीब लाल जीव देखे। उसने झुककर एक मीट बॉल की ओर इशारा किया और पूछा, यह चीज क्या है? रेड स्फीयर फिश मास्टर। एक मल्लाह उसके पास आया और उसने उत्तर दिया, रेड स्फीयर फिश, ये क्या होता है? अभिमन्यु ने हैरानी से कहा, क्योंकि उसने ये नाम कभी नहीं सुना था। उसने मुट्ठी के आकार के इस मीट बॉल को अपनी उंगली से दबाया। इसकी सतह चमड़े की गेंद की तरह महसूस हुई। वो ठंडी और लोचदार भी थी। मछली की त्वचा का रंग गहरा लाल था और इसकी त्वचा झुर्रियों से ढकी हुई थी। अभिमन्यु को मीट बॉल पर कोई आंख, नाक या कान नहीं मिला, लेकिन उसके बीच में एक बड़ा सा मुंह जरूर था। उसके होंठ मोटे थे, जो देखने में 2 सॉसेज की तरह लग रहे थे। मालिक, कृपया सावधान रहें। यह मछली आप पर पानी के बीम और रेत से हमला कर सकती है। एक मल्लाह ने चेतावनी दी। अभिमन्यु ने सिर हिलाया और उस मछली ने अपना मुंह हिलाया और अगले ही पल उसने अभिमन्यु के ऊपर पानी छिड़क दिया। मछली के शरीर से अचानक से ये जो पानी निकला था, उसकी धारा तेज होती चली गई। अभिमन्यु ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, फिर भी उसकी पूरी छाती भीग गई। चांदी का बैरियर हवा में गायब हो जाने के बाद अधिकांश पानी जमीन पर गिर गया। वो मछली उसे बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा सुनो, क्या तुम इसे मेरे लिए एक टैंक में रख सकते हो? उसने अपने पास खड़े एक मल्लाह से पूछा। अभिमन्यु के सिल्वर बैरियर को देखकर मल्लाह भी सोच में पड़ गया। अभिमन्यु के केबिन के अंदर वो लकड़ी की एक लंबी मेज के पास खड़ा था और पानी की टंकी को देख रहा था। टैंक के तल पर एक लाल गोलाकार मछली थी, जो सांस लेते हुए बुलबुले उड़ा रही थी और आराम कर रही थी। मेज के पास बैठने से पहले उसने कुछ देर तक मछली के व्यवहार को देखा। अभिमन्यु ने एक सफेद पंख वाली कलम पकड़ी और एक नए कागज पर एक टाइटल लिख दिया। अभिमन्यु को यह पता लगाने की जरूरत थी कि इस मछली की पानी की किरण हवा में आधे रास्ते में कैसे अलग हो जाती है। इसके अलावा उसे बाद में जादूगर नियम का उपयोग करके लेजर फायरबॉल को सुधारने की भी आवश्यकता थी। उसके पास करने के लिए बहुत सारी चीजें थीं, इसलिए उसे जहाज पर बिल्कुल भी बोरियत महसूस नहीं हुई। वो पूरी दोपहर अपने केबिन में रहा और मछलियों को पानी के बीम का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करता रहा। उसने जो भी जरूरी जानकारी हासिल की थी, उसे उसने कागज पर लिख लिया। यह एक चेन रिएक्शन था। मछली के अंदर का पानी केवल पानी नहीं था, बल्कि एक अनोखा लिक्विड था जो मछली के शरीर को छोड़ने के बाद फट जाया करता था। अभिमन्यु को यह पता लगाने में 3 दिन लग गए कि उनके मंत्र को कैसे पढ़ाया जाए। अफवाह फैलने के बाद जीवा ने अभिमन्यु से मिलने की कई बार कोशिशें की। अभिमन्यु की दवाई ने उसकी दिमागी शक्ति को बहुत बढ़ा दिया था, इसलिए वो अपनी काबिलियत दिखाना चाहती थी। वो जानती थी कि अभिमन्यु ने अफवाह को फैलने से नहीं रोका, क्योंकि अभिमन्यु उसकी रक्षा करना चाहता था। जीवा ने कई बार जांच की, लेकिन उसने आखिरकार महसूस किया कि अभिमन्यु को बदले में कुछ नहीं चाहिए। वह आभार महसूस करती थी कि अभिमन्यु ने उसकी मदद सिर्फ इसलिए की क्योंकि वो एक पुरानी दोस्त थी। फ्यूचर नाम का यह जहाज आखिरकार 10 दिनों बाद अगले बंदरगाह पर पहुंचा। नीरज, नैना और कई अन्य जादूगर स्टूडेंट्स यहां पर उतर गए। आसपास बमुश्किल कुछ लोग होंगे। पत्थरों ने लगभग समुद्र किनारे को ढक लिया था और अभिमन्यु को केवल जंगल के बगल में एक विशाल ग्रे पहाड़ दिखाई दे रहा था। किनारे पर एक साधारण लकड़ी का पुल भी था। पुल पर 2 लोग खड़े थे। दोनों ने सफेद कपड़े पहने हुए थे। दोनों एक युवा जोड़े की तरह लग रहे थे, क्योंकि महिला ने अपना सर युवक के कंधों पर टिका रखा था। वे जहाज पर चढ़े और सीढ़ियों से नीचे चलने से पहले उन्होंने जादूगरों को प्रणाम किया। दरअसल अभिमन्यु को मालूम नहीं था कि वे कौन थे, लेकिन यह बात तो साफ थी कि जहाज पर चढ़ने वाले लोग जादूगरों से संबंधित थे। जहाज पर इस युवा जोड़े के अलावा कोई और नहीं चढ़ा। जहाज वहां से तुरंत निकल गया। अभिमन्यु जहाज की छत पर खड़ा था और गायब हो रहे समुद्र किनारे को देख रहा था।
क्या हम खुले समुद्र की ओर जा रहे हैं? उसने अपने पीछे गंजे मल्लाह से पूछा। ये एक मोटी दाढ़ी वाला आदमी था और सिगार पी रहा था। हाँ मास्टर, अगली बंदरगाह समुद्र की दूसरी तरफ है। वो आदमी मुस्कुराया। उन मल्लाहों को जादूगर ग्रुप्स द्वारा काम पर रखा गया था और वे जानते थे कि वे किसके लिए काम कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगला पड़ाव कब तक आएगा? सरकार, हम तो हवा के खिलाफ चल रहे हैं फिलहाल, और यहां सर्दी भी है, इसलिए हमें बेहद सावधानी से रहने की जरूरत है। इस समय हम किसी भी परेशानी में आसानी से पड़ सकते हैं। अगले पड़ाव तक पहुंचने में शायद हमें 2 महीने लगेंगे। गंजे आदमी ने जवाब दिया। 2 महीने? अभिमन्यु ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोला। हाँ, 2 महीने। अरे तुम तो हमारे मुख्य मल्लाह हो ना? अभिमन्यु ने उत्सुकता से पूछा। हर एक जादूगर को एक मल्लाह दिया गया था उनका काम करने के लिए। जी मास्टर, मेरा नाम दलबीर है मास्टर। उसने अपने दाहिने हाथ से पहिए को कसकर पकड़ लिया और सम्मान दिखाने के लिए अपना बायां हाथ अपने दिल पर रख लिया। मैं तुम पर भरोसा करता हूं दलबीर। अभिमन्यु मुस्कुराया। मास्टर, मैं मंदारा बंदरगाह से हूं और मुझे सबसे अच्छा नेविगेटर माना जाता है। मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूं, आप जो कहे मैं करूंगा। दलबीर ने हंसते हुए बोला। अभिमन्यु ने हां में सिर हिलाया। रुको, क्या तुम देख पा रहे हो कि कुछ अजीब से जीव आसमान से हमारी ओर आ रहे हैं? अभिमन्यु ने दलबीर की बाईं ओर इशारा किया। दलबीर ने तुरंत अपना सिर घुमाया और उसके चेहरे का रंग बदल गया। हार्पीज, अब इनकी ही कमी बाकी थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये यहां पर भी आ जाएंगी, क्योंकि ये एक साधारण जहाज नहीं है। उनको यहां पर नहीं होना चाहिए था। दलबीर ने चिल्लाते हुए अपना हाथ हिलाया। सभी लोग, सारे भाइयों, एक लाइन में खड़े हो जाओ। ये वीणा है, ये हम पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग हर कीमत पर अपनी रक्षा करेंगे। हार्पीज, उनकी हिम्मत कैसे हुई? मैंने पिछली बार 3 हार्पीज को मार डाला था। एक लंबा चौड़ा आदमी चिल्लाया। अपने हथियार और ढाल पकड़ो, समय बर्बाद करना बंद करो। उनके पत्थरों से मत टकराओ। चारों ओर से आवाजें आ रही थी। छत पूरी तरह से लोगों से भर गया था, क्योंकि सभी युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे। मल्लाहों ने भाले और चाकू पकड़ लिए और खुद को काले लोहे के हेलमेट और आर्म शील्ड से लैस कर लिया। वे अच्छी तरह से एक ट्रेंड सेना की तरह लग रहे थे। जादूगर के स्टूडेंट्स सीढ़ियों के पास खड़े थे, लेकिन बस देख रहे थे। जीवा भी वहीं खड़ी थी। अभिमन्यु और राजवर्धन रेलिंग के पास रुक गए। उन्होंने सिर उठाकर आकाश की ओर देखा। मल्लाह उनसे कुछ दूरी पर खड़े थे, क्योंकि वे क्षेत्र के मंत्रों में नहीं फंसना चाहते थे। वे हार्पीज आसमान में काले डॉट्स के एक गुच्छे की तरह लग रहे थे। जैसे ही वे उनके करीब पहुंचे, अभिमन्यु को साफ दिख रहा था कि ये इंसानों के रूप में कुछ और ही जीव हैं। उस प्राणी के पंख और पैर चील जैसे दिख रहे थे, लेकिन उसका सर युवती का था और शरीर पक्षी का। वो आधा नंगा था और उसका निचला भाग भरे पंखों से ढका हुआ था। उनके पंख काले थे और वे पूरी गति से उन लोगों की ओर उड़कर आ रहे थे। उन हार्पीज के चेहरे बेहद बदसूरत थे। अभिमन्यु ने पंखों की नोक पर 2 अजीब पीले पंजे देखे जो हवा में जोर जोर से लहरा रहे थे। उन्होंने जो शोर किया वो बहुत अजीब और कानों को चुभने वाला था। अभिमन्यु ने उन्हें अपने पंजों में सिर के आकार के भूरे पत्थरों को पकड़े हुए देखा। सभी लोग कवर लो! एक आदमी जो मल्लाहों का लीडर था वो चिल्लाया। सभी मल्लाहों ने आने वाले पत्थरों को रोकने के लिए अपनी ढालें ऊपर कर ली। हार्पीज जहाज की छत पर पहुंच गए। सब एक साथ लाइन में खड़े हो गए और जल्दी से पत्थरों को जहाज की छत पर गिराने लगे। पहले पत्थर को एक मल्लाह ने रोक दिया और वो पत्थर टुकड़ा टुकड़ा हो गया। दूसरे, तीसरे और बहुत सारे पत्थरों को मल्लाहों द्वारा बिना किसी समस्या के रोक लिया गया। हालांकि टूटे पत्थरों के टुकड़ों से कई लोग घायल हुए, लेकिन किसी को ज्यादा चोट नहीं आई। अभिमन्यु ने अपना सिर उठाया और आकाश की ओर देखने लगा।
पत्थरों को गिराने के बाद भी हार्पीज आकाश में ही मंडरा रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। हार्पीज पुराने जमाने के खून का एक हिस्सा साझा करते हैं। दुख की बात है कि वे अब मौत के हत्यारे से भी कमजोर हो चुके हैं। राजवर्धन ने अभिमन्यु की ओर देखते हुए कहा, वे गूंगे हैं और उनके पास कोई भाषा नहीं है। वे सिर्फ ग्रुप्स में रहने वाले जानवर हैं, गंदे जीव जो केवल समुद्र के किनारे के आसपास जहाजों को लूटना जानते हैं। राजवर्धन ने कहना जारी रखा, क्या कहा आपने? वो कमजोर है? अभिमन्यु आसमान की ओर देखते हुए बोला। अचानक उसके सिर पर एक पत्थर गिरा। बूम! अभिमन्यु के ऊपर एक सिल्वर मेटल बैरियर दिखाई दिया और उसने हमले को रोक दिया। टक्कर के बाद पत्थर समुद्र में जा गिरा। हाँ अभिमन्यु, वे बेहद कमजोर हैं। राजवर्धन, मुझे लगता है कि ये भी नहीं जानते कि ये किस पर हमला कर रहे हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। मैंने सोचा था कि जब उन्हें मालूम चलेगा कि हम कितने ज्यादा शक्तिशाली हैं, उनके दुश्मन कितने ज्यादा शक्तिशाली हैं, वो यहां से भाग खड़े होंगे। हर एक हार्पीज जनजाति की एक रानी होती है जिसके सफेद पंख होते हैं। मैंने उनके बारे में एक किताब में पढ़ा था, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि उसमें जो जानकारी लिखी थी वो कितनी सही है। अभिमन्यु ने कहकर अपना सिर हिलाया। हो सकता है कि तुम इनके बारे में मुझसे बेहतर जानते हो। मैं नहीं जानना चाहता कि वो कहां पर रहती हैं और क्या करती हैं। मेरे लिए ये कोई मतलब की बात नहीं। हालांकि मुझे उनका खून तो जरूर चाहिए। कई जादूगरों ने पुराने नस्लों के रहस्य का पता लगाने की कोशिश की, फिर भी उनमें से ज्यादातर असफल रहे। उनके पास ये पता लगाने के बहुत सारे अनोखे तरीके थे, लेकिन अब सब बर्बाद हो चुका है। मुझे अभी भी लगता है कि कुछ तो हो सकता है। ये कहते हुए राजवर्धन थोड़ा हैरान था। आपकी बात भी दिलचस्प है राजवर्धन, अभिमन्यु ने कहकर अपनी आंखें झपकाई। शायद मैं अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक हार्पीस को तो जरूर पकड़ूंगा। अभिमन्यु ने राजवर्धन की तरफ देखा और बोला, हम जरूर देखेंगे कि कौन उन हार्पीस को तेजी से मार सकता है। तुम्हें क्या लगता है? राजवर्धन ने शरारती अंदाज में कहा और ताली बजाई। अरे बिल्कुल पक्का। यह बोलते हुए अभिमन्यु ने अपना हाथ उठाया। कैसे करेगा अभिमन्यु इन हार्पियों का सामना? क्या अभिमन्यु जीवा की मदद कर पाएगा? जहाज की छत पर हार्पीज चारों ओर फैल गए, जिसकी वजह से आकाश से आ रही सूरज की रोशनी अंधेरे में बदल गई। वो सभी अजीबो गरीब शोर करते हुए जहाज के खंभों पर उतरने लगे। वाह! एक लंबे मल्लाह ने भाले को हार्पियों में से एक की ओर फेंका और उसकी छाती में वो भाला जाकर घुस गया। समुद्र में गिरने से पहले हार्पी के शरीर ने हवा में एक रेखा खींची और समुद्र में जा गिरा। ऐसा लग रहा था कि उनमें से एक के मारे जाने के बाद हार्पीज क्रोधित हो गए हैं। उन्होंने पत्थरों को गिराना बंद कर दिया और अपने नुकीले पंजों से जहाज की छत पर आकर मल्लाहों पर हमला करना शुरू कर दिया। हार्पियों ने मल्लाहों के सर पर जो कवच था उस पर गहरी खरोंच मारने लगे, पर उनके सर पर असर नहीं हुआ क्योंकि वो मोटे धातु के बनाए हुए थे। लेकिन कुछ अनुभवी मल्लाहों ने चालाकी से कुछ हार्पियों को खत्म कर दिया। अभिमन्यु वहीं खड़ा था और वो उन्हें चुपचाप लड़ते हुए देख रहा था, जबकि राजवर्धन पहले से ही अपना जादू तैयार कर रहा था। राजवर्धन ने अपनी बाहें खोली और सिर उठाया। उसका मंत्र अजीब लेकिन तेज था। जैसे ही उसने मंत्रों को पढ़ना तेज किया, उसके शरीर से नीली भाप उठने लगी जो जलती हुई लपटों की तरह लग रही थी। यह भाप एक नीली चमक से ढकी हुई थी जो तेजी से हवा में फैल गई। उड़ने वाली हार्पियों में से कुछ समुद्र में गिर गई और अन्य भाप में सांस लेने के बाद जहाज की छत पर गिर गई। उनके शरीर सूखने लगे। नीली भाप ने उनकी जीवन एनर्जी को समाप्त कर दिया और उसे सेकंड भर के भीतर नीली धुंध में बदल दिया। अभिमन्यु के पास एक हार्पी चोट खाकर गिर गई। अभिमन्यु ने देखा कि उसके शरीर में अजीब से बदलाव हो रहे हैं। हार्पी की मांसपेशियां सिकुड़ने लगीं। मरने से पहले उसका रूप युवा से बूढ़ा हो गया और उसका शरीर आखिर में एक सूखी हुई लाश की तरह दिखने लगा। कुछ मल्लाह तो राजवर्धन के इस जादू से डर ही गए। जैसे ही उन्होंने अपना सर घुमाया और राजवर्धन के इस चमत्कार को देखा, वो डर गए।
वे राजवर्धन से दूर रहना चाहते थे क्योंकि उन्हें यकीन था कि नीली भाप इंसानों पर भी वैसे ही काम करती है जैसे कि वो हार्पीज पर कर रही थी। सीढ़ियों पर छुपकर बैठे कुछ जादूगर स्टूडेंट्स एक सामान्य जादूगर की शक्ति की तारीफ किए जा रहे थे, लेकिन उनमें से कुछ स्टूडेंट्स सूखी हुई लाशों को देखकर डर गए। उन्होंने पीछे हटने का फैसला किया। जीवा को अभी तक स्पेल मॉडल सीखने का मौका नहीं मिला था, इसलिए वो बस बाकी स्टूडेंट्स की तरह उन सबको लड़ते हुए देख रही थी, खुद मैदान में नहीं आ रही थी। राजवर्धन ने जादू से आकाश में आधे हार्पीज को मार गिराया और बाकी गरजते हुए इधर उधर उड़ने लगे। उनमें से एक तो वापस उसी दिशा में लौट गया जहां से वो आया था। जहाज की छत पर मौजूद हार्पियों ने महसूस किया कि वे जीत नहीं सकते और इसलिए उन्होंने भागने का फैसला किया। फर्श पर गिरने वाले कई भूरे पंखों वाले हार्पीस बाकी आसमान में उड़ रहे हार्पीस के साथ तेजी से मुड़ने के लिए अपने पंखों को घुमाने लगे। मास्टर अभिमन्यु, तुम जिसका इंतजार कर रहे हो ना, वे जा रहे हैं, अब तो उन्हें मार डालो, राजवर्धन तेज आवाज में चिल्लाया। अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए हां में सिर हिलाया। उसने धीरे से क्रॉस गार्ड तलवार को अपनी मयान से बाहर निकाला और फिर हवा में हार्पियों की ओर देखने लगा। वो तेजी से आगे बढ़ा और अपनी तलवार लहराई। तलवार हवा में गायब हो गई। केवल तलवार का हैंडल अभिमन्यु के हाथ में रह गया। धातु की सुइयों की बारिश ने छत के ऊपर के क्षेत्र को ढक दिया। बचे हार्पीस हिट लगने के बाद गिरने लगे। उनमें से केवल 2 ही सुइयों को चकमा दे पाए क्योंकि वे जल्दी से जहाज से दूर उड़ गए थे। अधिकांश हार्पीस या तो समुद्र में गिर गए या फिर छत पर। उनके अचानक से गिरने से वहां की हवा तेज हो गई। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ था। छत पर मौजूद लोगों को अभी भी एहसास नहीं हुआ था कि अभी अभी ये क्या हुआ। हाँ, हम जीत गए। मास्टर अभिमन्यु को शाबाशी दो, मास्टर राजवर्धन को शाबाशी दो। सभी काले कपड़ों वाले जादूगरों की जय हो। फ्यूचर जहाज जिंदाबाद, फ्यूचर जहाज जिंदाबाद। वहां मौजूद कुछ मल्लाह जादूगरों के नाम चिल्ला रहे थे, जबकि बाकी जहाज का नाम चिल्ला रहे थे। अभिमन्यु ने राजवर्धन को देखा जो सिर झुकाकर मुस्कुरा रहा था। यह वही शक्ति है जिससे मौत के हत्यारे भी डरते हैं। यह विचार अभिमन्यु के दिमाग में आया क्योंकि वो छत पर हार्पियों की लाशों को देख रहा था। अभिमन्यु के केबिन के अंदर हार्पीस की लाशों का ढेर एक कोने में रख दिया गया। फर्श पर पड़े गहरे खून ने कमरे को बदबूदार बना दिया था। अभिमन्यु कमरे के बीच में एक लंबी सफेद मेज के पास खड़ा था, जिसके ठीक सामने एक हार्पीस की लाश थी। उसका शरीर पूरी तरह से बरकरार था। उसके शरीर में केवल एक लंबी धातु सी सुई सी दिखने वाली चीज अटकी हुई थी। सुई से खून धीरे धीरे टपक रहा था। हार्पी का शरीर ऊपर की ओर था और उसके बड़े पंख टेबल के नीचे लटक रहे थे। अभिमन्यु टेबल के चारों ओर घूमने लगा। उसने महसूस किया कि पहले की दीवार पर लगी मशालों से कमरे में रोशनी नहीं आ रही थी, रोशनी कहीं और से आ रही थी। उसने अपनी भौहें तान ली। अपनी उंगली की एक झिलमिलाहट के साथ उसके चेहरे के बगल में एक छोटा चमकीला आग का गोला दिखाई दिया और कोमल प्रकाश ने अभिमन्यु के शरीर को बेहतर ढंग से देखने में मदद की। आग का गोला बिना हिले वहीं तैरता रहा। अभिमन्यु रोशनी से संतुष्ट हो गया और हार्पी के सर की जांच करने लगा। हार्पी की त्वचा बहुत कठोर थी। उसका चेहरा एक महिला के चेहरे जैसा लग रहा था। उस हार्पीस की गर्दन सफेद बालों से ढकी हुई थी और उसकी कांख के नीचे एक छोटे से कील के आकार का लाल तिल था। अभिमन्यु द्वारा निचोड़े जाने के बाद उसके स्तन से दूध निकल आया था। उसने आगे के शोध के लिए एक नमूने के रूप में कुछ दूध जल्दी से इकट्ठा कर लिए। अभिमन्यु ने कुछ देर सोचा और अपने दाहिने हाथ में एक चांदी की छुरी उठाई। उसने ध्यान से हार्पीस का पेट काटा और देखने लगा। अभिमन्यु ने अपने हाथों से उसके पेट के अंदर के हिस्से को टटोला और धीरे धीरे एक एक करके उसके अंगों को काटने लगा। कुछ मिनट के बाद हार्पीस के कुछ अंगों को उसने मेज पर रख दिया।
मुझे शायद थोड़ी देर के लिए रुक जाना चाहिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके शरीर के कुछ अंग काम कर रहे हैं। यह कहते हुए अभिमन्यु हैरान था। लीवर, तिल्ली, दिल, पेट और आंत, लेकिन इसका फेफड़ा कहां है? वो अपने आप में बड़बड़ाया। अभिमन्यु 1 सेकंड के लिए रुका और उसने उस पक्षी का गर्भाशय निकालना शुरू कर दिया। उसने झट से उसे काटा और अंदर एक छोटी सी लाल चीज देखी। हार्पी गर्भवती थी। उसका वो हिस्सा लगभग एक इंसान की मुट्ठी के आकार का था और उसका रंग गहरे बैंगनी रंग में बदल गया था। शायद यह बच्चा पहले ही मर चुका था। गर्भवती हार्पी को किनारे रखने से पहले अभिमन्यु ने थोड़ा सिर हिलाया। केवल एक चीज जिसकी उसने अभी तक जांच नहीं की थी, वो थी उसकी आंखें। उस पक्षी की पुतलियां पीली थी, बिल्कुल बिल्ली की आंखों की जैसी। इसका जिस्मानी ढांचा सामान्य है, यह बात तो अब समझ में आ रहा है। शायद मुझे इसके खून की जांच करनी चाहिए। यह सोचते हुए अभिमन्यु कमरे के दूसरे कोने में चला गया। अपनी प्रयोगशाला के डिवाइसेस वो वहां से उठा लाया और साथ में एक बड़ी कांच की बोतल भी। उस कांच का गला ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक लंबी काली धातु की पाइप हो। अगले ही पल अभिमन्यु ने ताली बजाई और कांच की बोतल के नीचे एक लौ दिखाई देने लगी। उसने हार्पीस की गर्दन को छुरी से काट दिया और बोतल को गर्म करते हुए एक बड़े धातु के बीकर से उसका खून निकालना शुरू कर दिया। अभिमन्यु टपकते हुए खून को रोकना चाहता था, लेकिन उसे इस काम में बहुत मशक्कत करनी पड़ी। लगभग 10 मिनट लग गए उसे। अभिमन्यु ने उसके खून को धातु वाले बीकर में भर दिया। उसके बाद अभिमन्यु ने उसके खून को उबाला। उसने विशेष दवाई के साथ उसे ग्लास में जोड़ा। उसने सोचा कि अगर इसमें से सारा लिक्विड निकल गया तो शायद खून जम ना पाए। उसने एक एक करके सभी हार्पीस की लाशें उठाई और उन सभी के साथ सेम प्रोसेस को दोहराया। ऐसा करने में उसे लगभग 2 घंटे लग गए। कांच की बड़ी बोतल पहले से ही हार्पी के खून से भरी हुई थी। कांच के अंदर गहरा लाल रक्त बुदबुदा रहा था और कांच की ट्रांसपेरेंट बोतल एक बड़ी लाल लौकी की तरह लग रही थी। अभिमन्यु टेबल के पास इंतजार कर रहा था। वो धातु के पाइप के जरिए हर 10 मिनट में कांच की बोतल में कुछ हरी दवाई डालता रहता। 1 घंटे बाद खून में अधिकांश पानी जलकर खत्म हो गया और अभिमन्यु ने बोतल के नीचे की आग बुझा दी। उसने जल्दी से बोतल की सतह पर एक अजीब सा भाग बनाया। जैसे ही अभिमन्यु ने अपनी उंगली हिलाई, लाल भाग चमकने लगा। बोतल के अंदर भरा बदबूदाता हुआ खून अचानक आगे की ओर बढ़ने लगा और अखरोट के आकार की गेंद में बदल गया। कुछ सेकंड के बाद उसमें केवल गहरे लाल रंग की एक गेंद बची थी। वो चुपचाप बोतल के बीच में तैर रही थी। अभिमन्यु ने बोतल का ढक्कन खोला और वो गेंद धीरे धीरे उसकी हथेली पर आ गई। मुझे लगता है कि एक्सपेरिमेंट सफल रहा। फिलहाल तो मैं सिर्फ इतना ही कर सकता था। अभिमन्यु गेंद को देखते हुए बुदबुदाया। खून का ये गोला फैल नहीं रहा था, ये पहले ही जम चुका था। 0, मेरे लिए एक योजना बनाओ। ब्लड बॉल की जांच करो, अभिमन्यु ने आदेश दिया। उसकी आंखों में नीली रोशनी के बिंदु चमकने लगे। योजना बनाई जा रही है। कार्य पूरा हुआ। इसकी सामग्री की लिस्ट स्टोर की जाएगी। तकरीबन 10 मिनट बाद 0 ने यह सूचना दी। इस जवाब से अभिमन्यु को थोड़ी निराशा हुई। 1 महीने बाद द फ्यूचर आखिरकार ऊना साम्राज्य के तक्षशिला महाविद्यालय की ओर जाने से पहले केवल एक बार बंदरगाह पर रुका। तुम्हारा प्रयोग कैसा रहा अभिमन्यु? पीछे से राजवर्धन की आवाज आई। अभिमन्यु ने मुड़कर देखा तो राजवर्धन उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। वो दोनों हाथों से रेलिंग को पकड़कर खड़ा था। ठीक रहा मेरे दोस्त, पर बहुत मुश्किल था। दरअसल मुझे प्राचीन रक्त का एक भी निशान नहीं मिला। मुझे नहीं पता कि अब आगे क्या करना है, अभिमन्यु ने कहा। हाँ, इस तरह की समस्या का तो हर किसी ने सामना किया है। मैंने तो तुम्हें बताया ही था कि इसमें कामयाब होना बहुत ही मुश्किल है। आमतौर पर तुम
शुद्ध रक्त क्षेत्र प्राप्त करने के बाद प्राचीन रक्त हासिल कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। हालांकि हार्पीस का प्राचीन रक्त सभी अशुद्धियों से मिलकर बनाया जाता है, इसलिए शायद तुम उसे नहीं ढूंढ पाए। राजवर्धन ने अभिमन्यु को जल्दी से समझाया। जवाब में अभिमन्यु ने हां में सिर हिलाया और समुद्र को देखने लगा। उसने देखा कि 2 बड़ी नाव उसके जहाज के बराबर चल रही हैं। हम 1 या 2 दिन में तक्षशिला पहुंच जाएंगे। मैंने पहले ही किसी के हाथ अपने दोस्तों को संदेश भिजवा दिया है। वे मुझे बंदरगाह पर लेने आ जाएंगे। मैं तुम्हें उनसे मिलवाऊंगा, है ना? राजवर्धन ने अपना हाथ अभिमन्यु के कंधे पर रखा और कहा, जी आपका धन्यवाद। अभिमन्यु उसका हाथ दबाते हुए बोला, अभिमन्यु फिलहाल मुझसे कोई केबिन में मिलना चाहता है और मुझे अपने शेड्यूल की जांच भी करनी है। इसके अलावा 2 जादूगर स्टूडेंट्स के बीच कल लड़ाई हो गई थी, मुझे उसकी भी जांच करनी है। इसलिए अभी मैं चलता हूं, फिर मिलूंगा। यह कहते हुए राजवर्धन जाने लगा। जी जरूर, जैसा आप कहें, अभिमन्यु ने कहा। ठीक है, चलता हूं। राजवर्धन ने हां में सिर हिलाया और सीढ़ियों की ओर चला गया। अभिमन्यु जहाज की छत पर ही रुका रहा और चुपचाप लहरों को देखता रहा। बदकिस्मती से इस जहाज पर कोई नाई नहीं था जो उसके बाल काट दे, इसलिए अभिमन्यु ने लंबे बाल रखने का फैसला किया और ये बाल अब तो उसके कंधे तक आने लगे थे। चिकने लंबे बालों के साथ अभिमन्यु शायद अपने पिता भवानी सिंह के समान दिख रहा था जब वो युवा रहे होंगे। उसने थैली से एक छोटी क्रिस्टल ट्यूब निकाली। उसमें आंसू का पानी था। क्रिस्टल की वजह से यह ट्यूब बहुत कड़ा था। ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल ट्यूब के अंदर कुछ बैंगनी सा लिक्विड था। यह हार्पीस की 15 लाशों से निकाली गई प्राचीन रक्त की 2 बूंदें थी। उसने पूरे 1 महीने इस पर एक्सपेरिमेंट किया, फिर भी उसे बस इतना सा ही खून मिला। 0। मेरे शरीर पर इसके प्रभाव के बारे में कोई नई जानकारी मिली है क्या? अगर नहीं तो क्या तुम मेरे लिए ढूंढ सकते हो? अभिमन्यु ने 0 से पूछा। सिमुलेशन के लिए और अधिक डेटा की जरूरत है। दूसरी जांच के बाद कुछ पॉजिटिव आ सकता है। आपके शरीर में परिवर्तन की संभावना 43.21% है। कोई प्रभाव नहीं होने की संभावना 16.5% है। अनजान प्रभाव की संभावना 40.29% है। 0 ने जवाब दिया। अभिमन्यु ने पहले ही 0 को 2 बार रक्त की जांच करने के लिए कहा था, लेकिन उसे जो परिणाम मिला वो बस इतना ही था। अब यह भी पक्का नहीं था कि प्राचीन रक्त उसकी प्रगति में क्या मदद कर सकता है। दरअसल अभिमन्यु उस रक्त को अपने शरीर में इंजेक्ट करना चाहता था, लेकिन ऐसा करने से पहले उसे यह पता लगाने की जरूरत थी कि ये वास्तव में करेगा क्या, इसका शरीर पर क्या असर होगा। वो कोई चांस नहीं लेना चाहता था। मुझे लगता है कि जब तक 0 मुझे जांच की रिपोर्ट नहीं देता, तब तक मुझे डेटाबेस के लिए जानकारी इकट्ठा करने की जरूरत है, अभिमन्यु ने अपने मन में सोचा। यह उसकी पहली पसंद नहीं थी, इसलिए उसने बाद में उनका उपयोग करने का फैसला किया। उसने राजवर्धन से झूठ बोला क्योंकि वो मशहूर नहीं होना चाहता था। अभिमन्यु ने ट्यूब को वापस थैली में डाल दिया और अपने केबिन के बाहर निकल आया। अगली दोपहर सूरज धीरे धीरे सिलाइन में डूब रहा था। धुंधली धूप में सफेद और काले समुद्री पक्षी आसमान में उड़ रहे थे। तक्षशिला महाविद्यालय में हमेशा की तरह भीड़ भाड़ वाला इलाका था। कई जहाज बंदरगाह से निकल रहे थे जबकि अन्य आ रहे थे। सफेद धारियों वाला एक नीला जहाज एक बड़े काले जहाज के पीछे बंदरगाह की दाहिनी ओर स्लॉट में खड़ा था। भारी लंगर समुद्र में गिरा दिए गए। पुल पर कई लोग इंतजार कर रहे थे। उनमें से कुछ नए जादूगर स्टूडेंट्स भी थे, जबकि अन्य सामान्य यात्री थे। अभिमन्यु और राजवर्धन बोर्डिंग सीढ़ी से उतरने लगे। अभिमन्यु ने काला चोगा पहना हुआ था और राजवर्धन ने सफेद चोगा। देखने में तो दोनों ही बहुत रहस्यमयी लग रहे थे। आखिर रक्त के प्रभाव की जानकारी से अभिमन्यु क्या करना चाहता है? अपनी पुरानी दुनिया में वापस लौटकर अभिमन्यु कौन सी नई योजना बनाएगा?